जिसका मास कम होगा उसकी लॉस ज़्यादा होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट एम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए था, एम होना चाहिए था। तो अगर मास 2 था तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपको? जी सर आ गई। बस। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा लिखा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। एक्स का मास एम है, वेलोसिटी वी है, मगर वाई का मास जो था वो 2m है। ये देखें, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिए, एम वी स्क्वायर। मगर यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई, यहाँ लिखेंगे वाई। तो m का मास था m, एम एक्स का मास था m, वेलोसिटी थी v। जो एम वाई था उसका मास था 2m और वेलोसिटी थी v/2। तो m से m कैंसिल हो गया, ऊपर v स्क्वायर बचा, नीचे v/2 का होल स्क्वायर। जब मैं v/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो ऊपर v स्क्वायर आएगा, नीचे 2 आएगा, और v/2 का स्क्वायर जाएगा v स्क्वायर बाई 4। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 ऊपर शिफ्ट होगा। जब 4 ऊपर शिफ्ट होगा तो 4/2, और 4/2 का मतलब बनेगा 2:1। ये कॉन्सेप्ट है। आ गया समझ में? यहाँ तक कॉपी करो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कॉपी आ करो, गया। ताकि फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ। आज की क्लास में तुम नहीं लोग सर, करोगे फोटो ले ली। क्या? मैंने फोटो ले ली सर, आप स्टार्ट कर देते हैं। सही है। लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ वर्क एनर्जी पावर के अंदर पावर कर लिया था, और पावर के अंदर आपने जो कर लिया था वो, वालेकुम सलाम। हाँ, मैं साथियों से बात कर रहा हूँ। मैं इसको जो होस्ट बनाता है मुझे रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होती। ठीक है जी। तो आज की क्लास में जो आप लोग स्टार्ट करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इंक्लाइंड प्लेन। क्या नाम है टॉपिक का आपके पास? उस टॉपिक का नाम है इंक्लाइंड प्लेन। इसके लिए आपके पास मैं नया पेज स्टार्ट कर रहा हूँ। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं टॉपिक का नाम लिख दूँ, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर, इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, एक सेकंड, मुझे मैसेज आया किसी को। क्या मैसेज किया आप में से किसी ने? आपकी आवाज़ बहुत कट रही है सर, आई कांट हेयर यू प्रॉपरली। डाटा यूज़ कर रहा हूँ, शायद इस वजह से। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, अगर जितना समझ में आए ठीक है, वरना फिर रिकॉर्डेड लेक्चर मुझसे ले लेना। मैंने बोला था सुमेरा को अभी कि मुझे होस्ट बना दे ताकि मैं रिकॉर्ड कर लूँ अपने पास। 1 मिनट दो मुझे, हो सकता है मुझे होस्ट बना दिया हो तब। जी, टॉपिक का नाम था इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर। इट इज ऑल्सो कम इन फोर्सेस। दिस टॉपिक इट इज ऑल्सो कम इन वैक्टर्स। तो वैक्टर, फोर्सेस और इंक्लाइन प्लेन के अंदर जो है आपके पास वर्क एनर्जी पावर, इन तीनों टॉपिक में कहीं भी आ सकते हैं इंक्लाइन प्लेन। तो अगर तुम इंक्लाइन प्लेन की बात करना चाहते हो तो इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये सुन लो। अगर आप एक लैडर लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप? एक लैडर। अगर आप एक वॉल के साथ लैडर लगाते हैं, तो जब आप किसी वॉल के साथ लैडर लगाते हैं तो वो लैडर जो होती है, इट बिहेव्स लाइक इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अ प्लेन विच मेक्स एन एंगल विद ग्राउंड। कोई भी सरफेस अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल फॉर्म करती है तो वो एंगल आपके पास उस सरफेस को बोलते थे इंक्लाइन प्लेन। क्या कहते थे उस सरफेस को? इंक्लाइन प्लेन कहते थे। अभी मैं डायग्राम शेयर कर रहा हूँ उसकी। जी, इंक्लाइन प्लेन की अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो इंक्लाइन प्लेन की डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी।
ये आपके पास सारी की सारी मैंने इंक्लाइन प्लेन की डायग्राम लगाई है। ये देखिए आपके पास ये पहली डायग्राम है। एक ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और रोटेट होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो सरफेस होती है, इस सरफेस को बोलते थे इंक्लाइन प्लेन। किस सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं? इस सरफेस की। ये जो सरफेस है, इस सरफेस को बोलते थे इंक्लाइन प्लेन। और इंक्लाइन प्लेन वो सरफेस होती थी जो ग्राउंड के साथ सर्टेन एंगल फॉर्म करती थी, और इस एंगल को कहते थे थीटा। राइट। तो ये इसकी बेस है। राइट। ये इसका परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, और इस रैम के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो रोटेट होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी सरफेस जो कहलाती थी, वो कहलाती थी इंक्लाइन प्लेन। ये इसकी पहली डायग्राम है। इसी की अगर मैं दूसरी डायग्राम की बात करूँ, तो दूसरी डायग्राम भी दिखा देता हूँ। इसी की दूसरी डायग्राम में नीचे दिखाता हूँ आपके पास। दिस इज सेकंड डायग्राम इंक्लाइन प्लेन की। ये देखें, एक पुली लगी हुई है, दो मासेस अटैच हुए हुए हैं, ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है। फिजिक्स में, ए लेवल फिजिक्स में म्यू नहीं है, राइट, तो आपको म्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जिनकी फिजिक्स अच्छी है, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, उनको पता होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है। अगर तुम्हारे सिलेबस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तुम्हारे सिलेबस के अंदर इंक्लाइंड प्लेन है, और ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बनेगा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ बनेगा? एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा। तो ये दोनों डायग्राम आपके पास जो है वो इंक्लाइन प्लेन की है, ऊपर वाली डायग्राम भी और नीचे वाली डायग्राम भी। इस डायग्राम में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको एक ही आपके पास पेज के ऊपर दोनों चीज़ें नजर आ जाए। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ इंक्लाइन प्लेन की, तो इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है, लिख लो। अ प्लेन, साइज मुझे कुछ छोटा लग रहा है रुको मैं साइज बड़ा कर दूँ, फॉन्ट साइज बड़ा कर दूँ मेरे को। अ प्लेन विच मेक्स उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी अ प्लेन which makes an angle from horizontal surface is called inclined plane। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी लैडर की। अगर आप एक लैडर फॉल के साथ फिक्स करते हो, तो जो लैडर होगी उस लैडर को बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन। राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन वो प्लेन होगा जो एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई भी एंगल बना रहा हो। अब वो एंगल कौन कौन सा हो सकता है? जी, पूछें जिसने अपना माइक ऑन किया है। सर ये स्लांट हाइट को कहेंगे इंक्लाइन प्लेन। इसको कहेंगे स्लांट लाइन, जो है बिल्कुल सही है। ये जो स्लांट लाइन है ये कहलाएगी इंक्लाइन प्लेन। ये देखो, इस डायग्राम के अंदर ये जो सरफेस होगी जिस पे M2 रखा हुआ है, सेकंड डायग्राम के अंदर जिस पे M2 रखा हुआ है उसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। यस, ये लाइन, ये सरफेस जो होगी वो कहलाएगी इंक्लाइन प्लेन। ये तुम्हारी क्या कहलाएगी? ये तुम्हारी कहलाएगी बेस। ये तुम्हारा कहलाएगा परपेंडिकुलर। और ये तुम्हारा ट्रायंगल के हिसाब से कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाएगा? तो जो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा आपके पास इंक्लाइन प्लेन होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी लैडर की, तो अगर तुम एक वॉल बनाते हो, राइट, ये एक वॉल है, ये मैं एक वॉल दिखा रहा हूँ। इस वॉल के ऊपर अगर तुम एक लैडर प्लेस करते हो, तो जब तुम लैडर प्लेस करोगे तो लैडर आपके पास इस तरह से प्लेस होगी। ये आपने एक लैडर प्लेस की, दिस इज अ लैडर जो आपने प्लेस की है। अब ये लैडर आपके पास एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही होगी,
उसको कहेंगे थीटा। ये देखें यहाँ बनेगा थीटा, दिस इज द थीटा। और इस लैडर को क्या कहेंगे, इस लैडर को कहेंगे इंक्लाइंड प्लेन। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? इस लैडर को इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी इसको थीटा कहता हूँ मैं। तो एक्चुअल में आपके पास इंक्लाइंड प्लेन अ प्लेन विच मेक्स एन एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब होगा एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक्स एक्सिस की। पूरी फिजिक्स में एंगल जो मेजर करेंगे एक्स एक्सिस से करेंगे, तो इसलिए मैं जो थीटा मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन, राइट। अब इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो। यहाँ तक कॉपी कर लिए? अगर यहाँ तक कॉपी कर लिया है, बल्कि मैं तुम्हारी पूरी ग्रुप के ऊपर ही पिक्चर भेज रहा हूँ इसकी। जी, ये पूरी की पूरी डायग्राम है। तो अगर आपके पास नीचे की तरफ मूव करते हैं आप, तो आपके पास एक मिनट, मैं डाउनलोड मूव कर रहा हूँ और फिर मैं इसकी वर्किंग फॉर्मूला बताऊंगा कि ये काम कैसे करेगा, इसके ऊपर जो फॉर्मूले ड्राइव होंगे कैसे होंगे। ये तो डेफिनेशन थी होगी। और मुझे एक डायग्राम बनानी है, देखो एक मिनट। तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन की डायग्राम बनाऊं तो उसकी जो रियल डायग्राम बनेगी कुछ ऐसे बनेगी। अब देखें इसकी जो डायग्राम है वो आपके पास कुछ ऐसे बनेगी। मैं इसमें तो नहीं बनानी पड़ेगी। अब आपके पास एक मैं आपके पास वर्किंग करवा रहा हूँ या फॉर्मूले करवा रहा हूँ इंक्लाइन प्लेन के। तो अगर मैं वर्किंग की बात करूँ तो इंक्लाइन प्लेन की वर्किंग कैसे होगी? वर्किंग ऑफ इंक्लाइन प्लेन, यहाँ से असल टॉपिक स्टार्ट होगा। डेफिनेशन तो पेपर में कभी आई नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए आज से बता दी थी, राइट। अब आपके पास दिस इज द वर्किंग ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन की वर्किंग क्या होगी वो देख लेना। फर्स्ट आई एम ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर मैं एक बॉल को प्लेस कर दूँ। दिस इज अ बॉल विच इज प्लेस ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन। अब आप मुझे बताएं जब इस इंक्लाइन प्लेन पे बॉल रखेंगे तो इस बॉल का वेट क्या कर दो।
वेट का एरो मैं मार्क कर रहा हूँ सेंटर से डाउनवर्ड की तरफ। दिस इज द वेट, दिस इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनाना है। ये मैंने आपके पास वेट बना दिया, राइट। अब जब वेट क्या बन रहा होगा, और मैंने कहा था फिजिक्स में एंगल कहाँ से बनता है, फिजिक्स में जो एंगल बन रहा होगा वो आपके पास ये एंगल बन रहा होगा। पहले मैं डायग्राम कंप्लीट कर लूँगा। ये मैं इसके वेट के कंपोनेंट बता रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ मैं, वेट के कंपोनेंट। अभी मुझे पता चलेगा कि तुम लोग की मैथ्स कितनी अच्छी है। ये 90 बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये 90 बनता हुआ नजर आ रहा। अब आपके पास पहले दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक ग्रीन, एक बनी हुई है आपके पास ब्लू से, और एक बनी हुई है आपके पास रेड से, राइट। ये जो है ना आपके पास, अब देखिए आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा डब्ल्यू। ये है डब्ल्यू विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, दैट इज कॉल्ड थीटा, राइट। और सिमिलर ये एंगल भी वही होगा जो थीटा है। ये बोथ एंगल आर सेम, क्योंकि आपने मैथ्स के अंदर सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ी थी। कौन सी ट्रायंगल्स पढ़ी थी, सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पे जो मैंने रेड से बनाई है और जो मैंने ब्लू से बना रहा हूँ, दे आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि दीज आर दी सिमिलर ट्रायंगल्स? इसकी रीजन एक और बता देता हूँ मैं यहाँ पे एंगल मार्क करता हूँ। ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो अगर ये एंगल 90 का, तो ये एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे थीटा, थीटा जो है वो किसके दरम्यान है, थीटा जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस के दरम्यान, नहीं, थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के दरम्यान है। तो यहाँ पे भी थीटा जो बनेगा, ये तुम्हारी बनेगी बेस, और ये तुम्हारा बनेगा परपेंडिकुलर, इसके दरम्यान। ये थीटा आर सेम। अगर अब ये समझ में आ गया है, क्योंकि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन से ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मैं वेट के कंपोनेंट लिख सकता हूँ, ये वेट है, ये थीटा था। थीटा के सामने जो कंपोनेंट होता था उसका नाम होता था डब्ल्यू साइन थीटा। क्या ये बात याद है आपको? और थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता था उसका नाम होता था डब्ल्यू कॉस थीटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेट के दो कंपोनेंट बता रहा हूँ, थीटा के सामने बनेगा डब्ल्यू साइन थीटा और थीटा के साथ बनेगा डब्ल्यू कॉस थीटा। इसी के रिएक्शन के तौर पे जो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बनेगा वो यहाँ बनेगा ए, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। जो आपके पास डब्ल्यू कॉस थीटा के ऑपोजिट एक्ट कर रही होगी, कहाँ एक्ट कर रही होगी, डब्ल्यू कॉस थीटा के ऑपोजिट एक्ट करेगी नॉर्मल रिएक्शन। इससे देखें ना पैरेलल लाइंस बन रही है हल्की सी, ये देखें, इसको कहते थे नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, आपके पास आर। और जिस फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा होगा, इंक्लाइन प्लेन, जिस फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, वो फोर्स होगी ये। क्या ये बातें समझ में आ रही है सारी की सारी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वो फोर्स होगी जो इंक्लाइन प्लेन की ऑब्जेक्ट को नीचे ला रही होगी। ये आपके पास दो ट्रायंगल बननी है, एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन की ट्रायंगल है जो रेड से बनी हुई है, दूसरी मैंने वेट के कंपोनेंट बनाए। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, वेट के दो कंपोनेंट बनाए, डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आपके पास दीज आर दी टू एंगल्स विच आर कॉल्ड थीटा विच आर सेम। अगर आपको यहाँ तक वेट के ऑपोजिट क्यों नहीं होगा नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, अभी मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ तो मैं समझ में आ जाएगा, अपनी बात का आंसर मिल जाएगा, राइट। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर आप एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, या आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, राइट। इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करना होगा डाउनवर्ड, सेंटर से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। दिस इज द वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। So this is weight which is acting downward, but in this case, normal reaction is acting upward, just like this. This is the normal reaction which is acting upward.
सो इसको मैं कह सकता हूँ आर, ये कहलाएगा आर, और ये कहलाएगा वेट, ये क्या कहलाएगा आर। तो आर इज कैंसिल आउट बाय वेट। मगर ये जब होगा जब आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी। मगर जैसे जैसे आप इस सरफेस को टिल्ट करते जा रहे होगे, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, अगर मैं इस सरफेस को टिल्ट कर देता, ऐसे कर देता, तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस सरफेस को टिल्ट करना शुरू करूंगा, ये देखिए अगर मैं इसको टिल्ट करना शुरू करूंगा, तो अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके ऊपर, वो आपके पास इस तरह से बनेगा। तो इसका मतलब होगा वेट तो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता था, तो वेट तो एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, इस तरह से। बट नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा वो। अब नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट कर रहा होगा, वो एक्ट करेगा, जस्ट 1 मिनट, पहले से अभी स्क्रीन बंद होगी दोबारा से खुलेगी, रुको। स्क्रीन शेयर कर दो मुझे। चीजें देर से आ जाती है तुम लोग को, क्लास आती तो है मगर देर से याद आती है चीजें। रुको, स्क्रीन शेयर कर दो मुझे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। शेयर स्क्रीन, जी। इसका मतलब बोलेगा अब जो डायग्राम बनी हुई है इसमें जब मैं आपके पास नॉर्मल रिएक्शन मार्क करूंगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो मार्क होगा वो आपके पास कुछ ऐसे मार्क होगा क्लास में, ये देखें, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन अब आपके पास वेट के परपेंडिकुलर तो नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है। तो याद रखिए जब मैं इंक्लाइन प्लेन की बात करूंगा, तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। ये इंक्लाइन प्लेन तो बना दिया मैंने, तो तुम्हारा आर फिर बन जाएगा ये तुम्हारा बन जाएगा आर, दिस इज आर, ये तुम्हारा आर होगा, राइट, और ये तुम्हारा डब्ल्यू होगा। उसका मतलब होगा, तो याद रखिए नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो होगा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इस डायग्राम से आपको पता ये चल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर होगा, और जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, वो फोर्स होगी डब्ल्यू साइन थीटा की। तो मैं यहाँ पे इसकी वर्डिंग करना शुरू करता हूँ, साइज में इसका बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। इस डायग्राम को मैं वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ, और आप कॉपी करते हैं। कंसीडर consider an object of mass m is placed on inclined plane which is making angle theta, which is making angle theta with x axis. So the weight of object is acting downward. So the weight of object can be resolved into its two components. Number one,
डब्ल्यू एक्स विच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, एंड नंबर टू डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई बराबर होगा फोर्स के, और ये कौन सी फोर्स है? बाय विच ऑब्जेक्ट is moving in downward direction. क्या ये डायग्राम देख के इस वर्डिंग को समझ में आया आपके पास? Consider an object of mass m is placed on an inclined plane which is making angle theta with x-axis. So the weight of object is acting downward. So of that object can be resolved into two components. Number one, wx. Wx का मतलब होगा w cos theta, which is equals to normal reaction, right? Wx का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास. This is wx. This is wx. आपने वेक्टर्स में पढ़ा था wx का मतलब होता था w cos theta, and w cos theta is cancel out by normal reaction. यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ cancel. Why I'm using this word? Because normal reaction is acting upward, w cos theta is acting downward, and normal reaction is acting upward. तो दोनों केसों को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे. तो w cos theta is equal to normal reaction, and जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड एफ, एंड दैट एफ इज सिमिलर टू द डब्ल्यू साइन थीटा, क्योंकि डब्ल्यू साइन थीटा की भी एरो डाउनवर्ड है, फोर्स का एरो भी डाउनवर्ड है, तो इसलिए आई कैन राइट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, और डब्ल्यू वाई का मैंने मतलब बताया था डब्ल्यू साइन थीटा. तो आज के बाद इंक्लाइन प्लेन में फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू साइन थीटा. और अगर आप जब डब्ल्यू को मजीद एक्सपेंड करें तो डब्ल्यू बराबर होता था मास टाइम ग्रेविटी के. इसका मतलब हो जाएगा फोर्स शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन इंक्लाइन प्लेन. तो इंक्लाइन प्लेन में फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपने निकाल लिया एम जी साइन थीटा. क्या फॉर्मूला आपने निकाला? एम जी साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स. दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ फोर्स. तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया एम जी साइन थीटा. अब मैं 5 मिनट दे रहा हूँ उसको कॉपी करने के लिए. अब जब तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तब मैं स्टार्ट करूँगा. तो याद रखें आपके पास, ये आपके पास डायग्राम है, ये मैंने पूरी वर्डिंग की हुई है. Consider an object of mass m is placed on an inclined plane with making angle theta with x-axis. So the weight of the object downward, and weight can be resolved into two components. Wx बराबर होगा r के. r का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन. r का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. और W बराबर है F के. F वो फोर्स होगी जिससे ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा होगा? डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा. तो Wx इज इक्वल टू W cos थीटा विच इज इक्वल टू R. R का मतलब है normal reaction. Both are cancel out to each other. Why? Because they have opposite direction. Normal reaction is acting upward, W cos theta is acting downward. सेकंड फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, F बराबर है डब्ल्यू वाई. डब्ल्यू वाई का मतलब डब्ल्यू साइन थीटा. तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एम जी साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ इन इंक्लाइन प्लेन. ये पहला फॉर्मूला है. इंक्लाइन प्लेन के अंदर फोर्स निकालने का फॉर्मूला है. 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, राइट? और इन 5 मिनट के अंदर आपने मुझे जब व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तब मैं आगे और स्टार्ट करूँगा.
जी, ये तो आपने निकाल दिया फोर्स निकालने का फॉर्मूला। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे इंक्लाइन प्लेन के अंदर आपके पास कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो भी देखते हैं। तो इधर मैं हेडिंग डालता हूँ फॉर एक्सेलरेशन। क्या हेडिंग डालता हूँ मैं? फॉर एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने के जाऊंगा, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने पढ़ा था फोर्स। फोर्स बराबर होती थी एम ए के, राइट। और इंक्लाइन प्लेन में फोर्स किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा के। इंक्लाइन प्लेन में फोर्स बराबर है एम जी साइन थीटा। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट कर दूं, तो जब मैं इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करूंगा तो आई कैन राइट एम ए बराबर होगा एम जी साइन थीटा के। वेरी गुड। तो एम ए बराबर हो जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। जब m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास ड्राइव होके आ गया g sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो जब भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा होगा, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये होगा। एंड दिस इज टॉपिक इज कॉल्ड आपके पास फॉर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डेरिवेशन। दिस इज द डेरिवेशन फॉर एक्सेलरेशन। करें यहाँ तक कॉपी अब? सर एक बात पूछनी है। पूछो। सर पूछो। अगर ये हाँ। जो एफ दिया हुआ है ये रिजल्टेंट है, अगर फ्रिक्शनल नहीं, फोर्स दी तो? अभी, अरे अरे रुक जाओ बेटा, बड़ी आज तो बड़ी तेज काम से चल रहे हो तुम। उसके बाद फ्रिक्शन भी कराऊंगा ना, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तक इंक्लाइन प्लेन मैंने जितना बताया है उसके अंदर हमने अज्यूम किया है कि फ्रिक्शन है ही नहीं। क्या अज्यूम किया हमने? देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होगी तो केस थर्ड बनेगा। अभी तुमने दो फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला पढ़ा फोर्स निकालने का, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा आपके पास एक्सेलरेशन निकालने का, राइट। ये दोनों फॉर्मूले तुमने पढ़े विदाउट फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन आएगी तो फिर आपके पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो चेंज होके बताता हूँ मैं भी। अभी केस फॉर्मूला वन और फॉर्मूला टू के अंदर नो फ्रिक्शन, हमने क्या अज्यूम किया है कि देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन वाला केस अभी कराता हूँ मैं। फ्रिक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा, रुको वेट करेंगे। जो फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट बनेगा वो अभी मैं लगा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं लगाता हूँ विथ फ्रिक्शन। तो अभी तक जो मैंने कराए थे दो फॉर्मूले कराए, एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। और इन दोनों के अंदर आपके पास फ्रिक्शन को इग्नोर किया है। अभी तक हमने जितना इंक्लाइन प्लेन पढ़ा है उस इंक्लाइन प्लेन के अंदर वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन। इसका मतलब होगा आपकी जो इंक्लाइन प्लेन की सरफेस है वो स्मूथ है। लेकिन अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए, क्या इन्वॉल्व हो जाए? फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर आपके पास इस डायग्राम को, एक सेकंड में तो जरा, ये तुम्हारी पूरी डायग्राम मुझे दोबारा से कॉपी करके नीचे बनानी पड़ेगी विद फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ। तो डायग्राम तो यही रहेगी, तो वो सिर्फ चेंज क्या आएगा वो देख लीजिए। अगर मैं इस पूरी डायग्राम को
एक पूरी डायग्राम कॉपी की हुई है, ठीक। अब देखिए आपके पास ये एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन था, अब मुझे बताओ अगर हम फ्रिक्शन की बात करते तो अगर ऑब्जेक्ट एक्स से नीचे की तरफ आ रहा होता तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रही होती। इस डायग्राम में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी वो आपके पास अपवर्ड एक्ट कर रही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। इसका मतलब बनेगा जो फ्रिक्शन फोर्स मैं बनाऊंगा वो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, यस, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स विच इज मार्क्ड बाय स्मॉल एम, राइट। इसका मतलब बनेगा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होगी जो आपके पास एम जी साइन थीटा के ऑपोजिट एक्ट कर रही है। तो अगर मैं आपके पास इसी डायग्राम को मैं विथ फ्रिक्शन बात करना चाहता तो मैं इस डायग्राम को देखते हुए फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लिखूंगा वो देखिए। हेड डालना, फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन, इसकी हेडिंग आएगी। अभी तक जो आपने जो दो फॉर्मूले पढ़े थे उसके अंदर आपके पास फ्रिक्शन मौजूद ही नहीं था। अब आपके पास डायग्राम ये बनी हुई है, ये देखो इस डायग्राम की स्नैपशॉट ले लो क्योंकि जब मैं नीचे ड्राइव कराऊंगा तो डायग्राम आपके पास मोबाइल में होनी चाहिए। वो डायग्राम कैसे होगी वो देख लो आपके पास। डायग्राम मैं बना चुका हूँ, सेम वही डायग्राम है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ऐड किए मैंने। और फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो आपके पास कैपिटल एफ के ऑपोजिट एक्ट करती है। जब कैपिटल एफ के ऑपोजिट एक्ट कर रही होगी तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिखूंगा फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन। टॉपिक का नाम क्या है आपके पास, फ्रिक्शन फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन। तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन के अंदर आपके पास जो कॉन्सेप्ट बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपके पास जो ऊपर डायग्राम बनी हुई थी उस डायग्राम को देखते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आपके पास जब फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी तो आपने पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अगेंस्ट द फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट कर रही होगी, फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स के। और ऊपर ही डायग्राम में फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स कौन सी थी, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर होगा एफ नेट के। क्या ये बात समझ में आई। एम जी साइन थीटा वो फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा था, फ्रिक्शन वो फोर्स है जो अपवर्ड है, ये बराबर होगा एफ नेट के। और एम जी साइन थीटा हमेशा फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, ना ये फ्रिक्शन के बराबर होगी ना फ्रिक्शन से कम होगी। तो आपके पास जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो एम जी साइन थीटा हमेशा फ्रिक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तब आपके पास एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर होगा एफ नेट के। इसका मतलब है फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, एम जी साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ बराबर होगा एम ए के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं आपके पास, जो स्क्रीन पे लिखे मैंने, ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, राइट। तो पहला फॉर्मूला जो था वो आपके पास था दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, एम जी साइन थीटा। तो ये है पहला फॉर्मूला, ये है दूसरा फॉर्मूला, ये है तीसरा फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले कॉपी करो। अब आपके पास इंक्लाइन प्लेन का कहीं से भी सवाल आएगा इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, राइट। अब मैं पहला सवाल दे रहा हूँ। तो याद रखिए इंक्लाइन प्लेन में एंगल के साथ आपके पास एम जी साइन थीटा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और विद फ्रिक्शन आ जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा माइनस है। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला।
इंक्लाइन प्लेन विद फ्रिक्शन ये इस तरह से काम करेगा। फ्रिक्शन इंक्लाइन एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर होगा एम जी। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन। कॉपी करें। देखो इसके लिए डायग्राम तुम्हारे नजरों के सामने होना चाहिए राहील। देखो ये डायग्राम है। मसला है कि डायग्राम ऊपर से फॉर्मूला नीचे था, इससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये डायग्राम है। अब तुम इस डायग्राम में देखो राहिल साहब, जो फोर्स है वो डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है, राइट। ये फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था। अब आप मुझे बताइए, डब्ल्यू साइन थीटा डाउनवर्ड एक्ट कर दिए और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड एक्ट कर दिए, तो इसका मतलब बनेगा इस डायग्राम को देखते हुए जब मैं फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व करूंगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा था, जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा था, वो फोर्स थी डब्ल्यू साइन थीटा। कौन सी फोर्स थी वो? डब्ल्यू साइन थीटा थी। डब्ल्यू साइन थीटा की वैल्यू है 100 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स थी आपके पास 20 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स होती 20 न्यूटन और डाउनवर्ड फोर्स होती जिससे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा होता, वो बन जाती आपके पास कितनी? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन कितनी होती? 20 न्यूटन। तो जब मैं 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरी फॉरवर्ड नेट फोर्स आ जाएगी। कौन सी फोर्स आ जाएगी? नेट फोर्स। तो इस डायग्राम को देखते हुए मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू साइन थीटा, ये वो फोर्स थी जिससे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, माइनस फ्रिक्शन बराबर होगी एफ नेट के। राहिल ये बात समझ में आई? डब्ल्यू साइन थीटा कौन सी फोर्स है? डब्ल्यू साइन थीटा वो फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ ला रही है। ये फोर्स है डब्ल्यू साइन थीटा। कौन सी फोर्स है? डब्ल्यू साइन थीटा, ये फोर्स है। डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो फोर्स है जो नीचे की तरफ लेके जा रही है उस ऑब्जेक्ट को। वो फोर्स ये नहीं, ये फोर्स थी डब्ल्यू साइन थीटा। इस फोर्स का नाम क्या था? डब्ल्यू साइन थीटा। तो जब मैं डब्ल्यू साइन थीटा में से फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरी नेट फोर्स आ जाएगी। तो डब्ल्यू साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर होगा एफ नेट के। क्या यहाँ तक बात समझ में आई राहिल? W sin theta minus F. W sin theta is that force by which object is moving downward. Friction is that force which is acting upward. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। तो बस ये तीन ही फॉर्मूले हैं। अगर ये तीन फॉर्मूले आपको पता है, कौन कौन से तीन फॉर्मूले आपके पास? अरहम, इखलास, मारिया, राहिल, सार, शमीम, शायान और वीस, ठीक। कौन कौन से फॉर्मूले आपके पास है? ये पहला फॉर्मूला था फोर्स निकालने का एम जी साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। और तीसरा फॉर्मूला था एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए का मतलब है नेट फोर्स। अब मैं इसका पहला सवाल देता हूँ पास पेपर। अब मैं इसके पास पेपर का पहला सवाल देता हूँ। पास पेपर का नहीं दे रहा, पहले अपनी तरफ से दे रहा हूँ, फिर पास पेपर का उसके बाद करूँगा। ए दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूले आप लिख चुके थे। आई एम ड्राइंग फ्री हैंड स्केचिंग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ये एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन, थोड़ा सा टिल्ट बनी, सही नहीं बनी, सही स्थिति। दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन। साइज छोटा।
दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, राइट। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक आपने ऑब्जेक्ट रखा है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में अपना ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट का अपना मास, इस ऑब्जेक्ट का अपना मास, ये टॉप से मूव होता हुआ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, राइट। जिस फोर्स से नीचे की तरफ जा रहा है वो फोर्स आपके पास ये, आपने इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो, इस ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है 4 kg। दिस इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ये जो हाइट है ये है 8 मीटर, ये हाइट है, ये डिस्टेंस है 6 मीटर। ये वो फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो एग्जामिनर ने आपको मास बताया और ग्रेविटी बताइए 10 न्यूटन्स पर केजी दे दी, ग्रेविटी 9.81 मिली 10 मिली। मास बता दिया आपको, हाइट बता दिए, ये बता दिए, ये एंगल होगा थीटा, राइट, जो नहीं पता आपको। एग्जामिनर बोलते इस डायग्राम को देखते हुए आपके पास कैलकुलेट क्या क्या करना है। फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन निकालनी है, सेकंड पार्ट फोर्स निकालिए, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का मतलब है सी पार्ट, हाउ मच वर्क इज डन, ये बताइए। फोर्थ पार्ट जीपी बताइए, और फिफ्थ पार्ट स्पीड बताइए एट बॉटम। जब ये बॉल मूव होती हुई ग्राउंड को हिट कर रही होगी तो कितनी स्पीड होगी। आपको मास बताए, आपको ग्रेविटी बताइए, आपको इंक्लाइन प्लेन की हाइट बताइए, आपको इंक्लाइन प्लेन की बेस बताइए, बेस 6 है, हाइट 8 है। अगर आपको हाइपोटेन्यूज की बताया, आपको थीटा बताया, मास बताया 4 kg, ग्रेविटी बताइए 10 न्यूटन पर केजी। एग्जामिनर पूछता है आपके पास इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन निकालो, सेकंड पार्ट में फोर्स, थर्ड पार्ट में वर्क डन, फोर्थ पार्ट में जीपी। जीपी कहाँ पर होगी, जीपी पूछ रहा है एट टॉप, जीपी पूछ रहा है एट टॉप, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ गया होगा नीचे। तो जीपी एट टॉप बतानी है, स्पीड एट बॉटम बतानी है। 5 पार्ट है, अब आपने सॉल्व करना है। जी, कितनी देर में हो जाएगा? 10 मिनट बहुत है इसके लिए, ये 5 मिनट में हो जाएगा। चलिए ट्राई करके मुझे व्हाट्सएप पे आंसर दें, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया पहला पार्ट? जबरदस्त। 10 मिनट, चलो सही है, दे रहा हूँ 10 मिनट, करो।
जी हो गए 10 मिनट। जी क्या क्या आंसर है? 8, ए का 8, बी का 32 न्यूटन, 8 × 4 32, तीसरे का 320, वेरी गुड। चौथे का आपके पास, अच्छा सी के बाद ई आ गया, राइट इखलास। डी कहाँ गया? 12.52। डी का आंसर क्या है? अरम, इखलास 11.33, राहिल, अरम, बाकी सबके आंसर क्या हैं? सर एक फिर बात, सी और डी सेम पूछिए। होंगे क्या? हाँ सी और डी सेम होंगे, ये मैंने 4 लिख दिया, डी है। सी तभी और डी मैं, सेम होंगे। लॉजिक बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि सर वर्क डन तो एमजीएच ही होगा और जी भी। हाँ, क्योंकि रीजन ये, नो लॉस ऑफ हीट बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट गिवन, फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ सी पार्ट एंड डी पार्ट आर सेम, राइट। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट था, इस बिहाफ पे करेंगे आप। और सर लास्ट वाले में वी स्क्वायर इक्वल से यू स्क्वायर प्लस 2as लगेगा ना? और एस कितना लोगे? एस लेंगे 8, ए लेंगे और एक्सेलरेशन 8 लेंगे। एक्सेलरेशन 8 और डिस्टेंस, डिस्टेंस वो 8 लेंगे ना, यही गलती कर गए, गलत है, या 6 लेंगे? गलत है। फिर बताएं सर। और हम सो रही जाग रही हैं आप बताएंगे लास्ट पार्ट। और शहाम बिन यासिर साहब, आर यू हेयर शयान? कैसे करेंगे हेल्प आप अपने दोस्त की, राहिल साहब इनकी, इखलास साहब की? देखिए मैं करवाना शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट से, ताकि जिससे नहीं हो वो देख ले। फर्स्ट पार्ट के अंदर कॉन्सेप्ट सुनो। पहला पार्ट था एक्सेलरेशन निकालना था। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैंने जी की वैल्यू 10 दी है। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव क्या किया है? अगर मैं इसका सोल्यूशन करने के लिए जाऊँ तो मैं यहीं पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए अब जरा आंखें खोल के देखना। पहला पार्ट था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था जी साइन थीटा। क्या ड्राइव किया था आपने? जी साइन थीटा। सर देखो स्क्रीन मैं, शेयर। अरे शेयर हो रही है, एक मिनट, हो गए शेयर जी आपके सर। पास? हाँ पहला पार्ट अब मैं ड्रॉ करने के लिए आ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट सारे पार्ट एक साइड करा रहा हूँ ताकि जिस बच्चे के जो मसले थे हल होते चले। ये मैंने लाइन ड्रॉ की इधर और मैं इधर सॉल्व करना शुरू कर दूँ। फर्स्ट पार्ट था एक्सेलरेशन निकालने का। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन बराबर होता था जी साइन थीटा के। तो आपके पास एक्सेलरेशन इज अननोन, ग्रेविटी इज 10 and this is 6 and this is 8, can you apply Pythagoras theorem over here? अगर आप इधर Pythagoras theorem बताओ अप्लाई करते हो तो आप इंक्लाइन की आप निकाल सकते हो डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। और ये डिस्टेंस आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसका मतलब बनेगा 36 प्लस 64 दैट इक्वल्स टू 100। 100 का रूट निकल आएगा 10। इसका मतलब होगा ये जो इंक्लाइन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 10 मीटर। जो बॉल कवर कर रही है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब आपको निकालना पड़ा एंगल। मैं बगैर एंगल निकाले सवाल कर सकता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था?
साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब होगा ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए 10। इसका मतलब होगा मैं साइन थीटा की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8/10। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एंगल, आपने एंगल एक्स्ट्रा में निकाला है, ए बराबर हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर आपसे करवाना चाह रहे हैं। आपने थीटा निकाल के किया, गलत नहीं किया, मगर आपका टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि आपने पहले साइन थीटा या कॉस थीटा की वजह से थीटा निकाला होगा, फिर उसके इधर अप्लाई किया। तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। साइन थीटा आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। फ्रॉम द डायग्राम थीटा के सामने होता था परपेंडिकुलर विच इज 8 और ऑपोजिट, और हाइपोटेन्यूज मैंने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किया विच इज 10 मीटर। इसका मतलब होगा 8/10 इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। So 10 is cancelled out by 10. So acceleration आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। This is the first part. Second part था force. फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता था एम इन, तो मास आपको बताया गया था 4, एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने 8, आंसर आ गया 32 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट था वर्क डन। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्टेंस। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इंक्लाइन, तो डिस्टेंस भी लेना होगा इंक्लाइन। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला बनेगा 32 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो कवर कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर विच इज 10, तो आंसर बन जाएगा 320 जूल्स। दिस इज योर वर्क डन, राइट। फोर्थ पार्ट था जीपी। जीपी निकालने का फॉर्मूला होता था एम जी एच। मास बताया गया था 4, ग्रेविटी बताई गई थी 10, हाइट बताई गई थी 8। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आंसर आएगा 320 जूल्स। क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रही थी, इसलिए वर्क डन और जीपी का आंसर सेम आ रहा है। ऑल्दो यू आर मूविंग डिफरेंट फॉर्मूले, आपने डिफरेंट फॉर्मूले इस्तेमाल किए, तब भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, सेम। ये कॉन्सेप्ट था इसका। और लास्ट पार्ट था स्पीड निकालने का। तो आपने एक बात पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में, कि एनर्जी कैन नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। तो अगर मैं लास्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ लॉस इन जीपी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो जीपी का लॉस जब टॉप की होगी जीपी होगी, और जीपी की वैल्यू निकली थी 320 320। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो आपके पास बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के। तो 320 शुड बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अभी स्क्रीन बंद होकर दोबारा से खुलेगी। तो मेरी स्क्रीन अभी पॉज हुई है, 1 मिनट वो मुझे, जब तक आपने क्लियर पूछी। 12.6, वेरी गुड अराउंड। तो 12.6 आएगा। जस्ट होल्ड डाउन, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के लिए जस्ट स्क्रीन शेयर। अब देखो इखलास, एक सेकंड रुको, पहले मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ। इसका मतलब बन जाएगा आपके पास जीपी का लॉस जो था वो तो कितना था, जीपी टॉप पे थी 320, तो 320 बराबर हो जाएगा हाफ, मास कितना बताया था 4 × v²। इसका मतलब 2 से 4 कैंसिल, तो 320 बराबर हो जाएगा 2v² के। जब 320 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 160 बराबर होगा v² के। इस पे रूट लगा दो, इस पे रूट लगा दो, तो जो 160 का रूट होता था वो निकलेगा 160 का रूट निकालो, आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग। 12.2 आंसर आ रहा था शायद, 12.6 है। 12.6 आंसर आ रहा था, ठीक। तो आंसर आएगा 12.6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर ऑफ स्पीड। अब आपके पास स्पीड निकालने का सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है, स्पीड निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता था। फिफ्थ पार्ट आप लगा सकते थे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब
अगर आप ये फॉर्मूला चूज करते तो इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, डायग्राम देखनी पड़ेगी। टॉप पे इनिशियल कितनी होगी, जीरो, बॉटम पे निकालनी है, तो फाइनल इज अननोन, इनिशियल इज जीरो का स्क्वायर प्लस टू ए लेना होगा इंक्लाइन प्लेन का, नॉट ग्रेविटी। ए निकाला है आपने 8, और डिस्टेंस लेना होगा इंक्लाइन डिस्टेंस जो था 10 मीटर। सॉल्व करो जरा इसको भी, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 160 का अंडर रूट, और 160 का अंडर रूट फिर से आएगा 12.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सा फॉर्मूला चूज करते हैं। तो वी का आंसर आएगा 12.6 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने फॉर्मूला सही पिक किया है और वैल्यू सही डाली है, फिर आंसर आपका सही आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे इसी मेरिट पे सॉल्व करेंगे आप। डिड यू गॉट माई पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इस पूरे की तस्वीर आ रही है एक साथ, देखो इस पूरे की भी तस्वीर खींच के मैं भेजता हूँ तुम्हारे पास, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं। तो इसको करने के दो मेथड है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से भी हो सकता है, और आपके पास ए ये है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से करना चाहते हो, राइट। तो ये जो मैंने सवाल दिया था इसके अंदर, क्या ये बात समझ में आई आपको कि मैंने थीटा निकाला ही नहीं है? जी, क्या ये बात समझ में आई कि थीटा निकाले बगैर कैसे सॉल्व किया है? ये बात किस किस को समझ में आई? आप सबने थीटा निकाल के सॉल्व किया था विदाउट थीटा निकाले, ये बताएं। अब एक सवाल और देता हूँ विद फ्रिक्शन का, इसका दे रहा हूँ विद फ्रिक्शन, उसके बाद क्लास एंड कर दूंगा बस फिर, राइट। क्या थीटा निकाले बगैर आप ये काम कर सकते थे? क्या ये बात सोची आपने? इतना मैथ्स पढ़ लिया है आपने? ये बताइए जरा, या नहीं सोचा इतना और डायरेक्ट ही थीटा निकाला आपने? अब देखिए आपके पास अगला सवाल और लिखें, उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं बस। अब इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, अभी जो सवाल दे रहा हूँ इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी। अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होने का मतलब होगा आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विथ फ्रिक्शन का। अब डायग्राम कुछ ऐसे गिवन है आपको, एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है, राइट, और इसमें ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया है ग्राउंड पे, ए यहाँ रखा है, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है 10 kg। कितना केजी गिवन है आपके पास? 10 kg। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो है आपके पास 40 न्यूटन, दिस इज 40 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो है आपके पास 40 न्यूटन, ये आपको गिवन है, राइट। ये चीज आपको गिवन है 12 मीटर, ये चीज गिवन है 9 मीटर। आपसे पूछता है हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई, आप कितनी फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाए, हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई।
और फोर्स जो आप लगाएंगे वो आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही होगी, फोर्स फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, इस डायरेक्शन में, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचाने के लिए आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स आपने लगाई थी, राइट। फ्रिक्शन फोर्स आपको गिवन है, तो आपसे पूछते हैं हाउ मच फोर्स वी हैव टू अप्लाई टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, तो आप कितनी फोर्स अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फ्रॉम ए टू बी, पहला पार्ट ये रहा, हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास जीपी बतानी है एट टॉप, टॉप पे जीपी कितनी होगी। थर्ड पार्ट में आपसे पूछता है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो पूछता है आपसे वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन या हीट लॉस, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, तो जीपी या टॉप बतानी है, राइट। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन बताना है, हीट लॉस बताना है और फोर्स बताना है, तीन पार्ट। कितनी फोर्स लगेगी कि ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ ऊपर चला जाए, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जीपी बतानी है टॉप पे, थर्ड पार्ट बताना है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और बस ये तीन पार्ट। चौथा पार्ट पता नहीं आपसे हो पाए ना हो पाए, दे देता हूँ मैं, पावर ऑफ बॉल, बॉल कितनी पावर से ऊपर जाएगी, ये चार पार्ट हैं और 5 मिनट दे रहा हूँ मैं। सर ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है? अब ये आपको सवाल पूछना तो नहीं चाहिए था, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स के ऑपोजिट एक होती है, तो अगर फ्रिक्शन आपके फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स ऊपर थी तो फ्रिक्शन फोर्स यूं लग रही होगी, ये आपको पूछना तो नहीं चाहिए था वैसे, ये होगी फ्रिक्शन। आई लॉजिक समझ में। हाँ सर, दूसरे सवाल से अलग था नहीं है सर। हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, तो पहले पार्ट में फोर्स बतानी है, ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स से ए से बी तक मूव कर रहा है, कितनी फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव कर रहा है। दूसरा पार्ट आपके पास है जीपी एट टॉप, तीसरा पार्ट है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, चौथा पार्ट है पावर ऑफ फोर्स। अरे 5 मिनट है, 5 मिनट और 10, इट्स अप टू यू। व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, जब तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएगा मैं कराता हूँ, राइट।
जी क्या क्या आंसर आना शुरू हुआ? एटीन पॉइंट एट सिक्स ये कह रहे हैं आप? चेक करता हूँ। अब देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला था। लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं आपके पास। सोल्यूशन सोल्यूशन में आपके पास फॉर्मूला था एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर था एफ नेट के। अब देखिए एम जी साइन थीटा, अब चेक करता हूँ। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका मतलब होगा आपके पास जो आंसर आएगा चेक कर लेना। एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर था एफ नेट के। उसका मतलब बनेगा एम जी साइन थीटा कैसे निकालेंगे आप? आपके पास मास गिवन है, ग्रेविटी गिवन है। अच्छा, आपके पास ये है 12, ये है 9। तो अगर आप इसका हाइपोटेन्यूज निकालो, इसका हाइपोटेन्यूज निकलेगा 15 मीटर। कितना निकलेगा? 15 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाए, 9 का स्क्वायर करेंगे हम। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की। 81 प्लस 144 बराबर होगा 225, और 225 का नेगेटिव होता था हाइपोटेन्यूज इज 15। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास मास गिवन है। मास आपको कितना गिवन था? मास गिवन है आपको 10, ग्रेविटी है 10। साइन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन के लिए लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितनी गिवन थी? 40, बराबर होगा एफ नेट के। तो ये आपके पास बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना था? परपेंडिकुलर था तुम्हारा 9, और हाइपोटेन्यूज कितना था? 15। तो इसका मतलब 3 3 जा और 3 5 जा, 5 1 जा, 5 20 जा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बनेगा 60। 60 माइनस 40, इसका मतलब बनेगा जो तुम्हारी फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स आएगी वो आएगी 20 न्यूटन। ये कॉन्सेप्ट है। क्या यहाँ तक आपको कोई बात समझ में आई? किस तरह कॉन्सेप्ट करेंगे आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, ये देखिए। थीटा ऊपर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो ऊपर जा रहा है ना। हाँ बेटा, थीटा मैंने कहा था एक्स एक्सिस से बनता है हमेशा। ये आपने खुद सोचना था। थीटा कभी वाई एक्सिस से बन ही नहीं सकता। थीटा इज ऑलवेज मार्क फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये अंडरस्टूड बात है। इंक्लाइन प्लेन में थीटा हमेशा यहाँ से बनेगा, ये थीटा नहीं हो सकता। ये सर बात मुझे आपने लगा मान, अच्छा की वजह आपको से लगा, चल रही बस फिर ये गलती हुई है आपसे। राइट, तो फोर्स आ गई 20 न्यूटन। आराम, आपका क्या आंसर आया था? आया था नहीं आया था? यही नहीं। बस तो इसका मतलब होगा आपके पास फोर्स आ गई 20 न्यूटन। अब बाकी का कोई मसला ही नहीं है, फोर्स मसला था। जीपी, जीपी का फॉर्मूला सेकंड पार्ट के लिए लगाएंगे आप, एम जी एच। उसका मतलब बनेगा, जब मैं एम जी एच की बात करूंगा तो मास आपको गिवन है। मास कितना गिवन था? 10। ग्रेविटी कितनी है? 10। और हाइट लेंगे 9, तो आंसर आ जाएगा 900 जूल्स। तो 900 जूल्स तो आपकी आ गई जीपी सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट था वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्टेंस।
वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसका मतलब बनेगा जब मैं वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो थर्ड पार्ट में यहाँ लिख सकता हूँ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फ्रिक्शन फोर्स आपके पास बताई थी 40, डिस्टेंस कवर करता था 15, तो जब 40 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 600 जूल्स। ये है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। और लास्ट पार्ट था पावर ऑफ द बॉल। पावर ऑफ द बॉल कैसे निकालेंगे? अगर आपको पावर निकालनी है तो आपके पास नेट फोर्स कितनी आ चुकी है? नेट फोर्स थी 20, वेलोसिटी नहीं पता। क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। इसका मतलब बनेगा आपके पास आपके निकालनी है पावर, पावर ऑफ बॉल, टाइम नहीं पता। तो पावर निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फिफ्थ फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स तो आपको पता है 20 न्यूटन है नेट फोर्स, मगर वेलोसिटी नहीं पता। तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन निकाली है आपने? एक्सेलरेशन निकाली है? तो आप फाइनल वेलोसिटी जब बॉल ऊपर पहुंचेगी जीरो हो जाएगी क्योंकि फोर्स नीचे से लगना शुरू हुई ना। तो फाइनली जीरो, इनिशियल इज अननोन, टू ए का मतलब होगा फोर्स अपॉन मास, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था 15। इसका मतलब होगा जीरो स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू इज अननोन, ये तो वेलोसिटी होगी 2, फोर्स आपके पास कितनी थी 20, और मास कितना बता दिया था आपको? मास बताया गया था शायद 10, और डिस्टेंस कवर कर रहा था 15 का, और साथ में होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। तो इसका मतलब बन जाएगा यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर माइनस यू होगा, इधर हो जाएगा -2 इंटू 40, 40 इंटू 15 अपॉन 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 40 इंटू 50 60, 60 का रूट लगाओ जरा कितना आएगा? रेडिकल ऑफ 60 में ला से 8 पॉइंट समथिंग होते हैं, 7.75, बिल्कुल सही। तो 7.75 is the velocity. 7.75 is the velocity by which object is moving. तो force की जगह 20 multiply by 7.75. What is the answer? 140, 144 के करीब आंसर आ जाएगा। 155 कर लेते इसको, तो आंसर आ जाएगा 155 न्यूटन। That is the answer of power. So that is the complete topic. Did you got the points? यहाँ तक समझ में आ गया? सर वो वॉट्स में होगा ना लेकिन पावर? हाँ पावर होगी वॉट्स में। मैं एक्साइटेड हो गया था जरा क्योंकि मेरा से स्कूल बंद हो रहे फिर से, अभी वो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, अपनी टीवी पे क्या चल रही है रिपोर्ट। राइट, रखो बस इसको यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। ओके,